हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? हम माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड है? कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? क्या हम ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बाकी जगहों पर भी देख सकते हैं? लेट अस हैव अ डिस्कशन। आइए डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम rot आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? क्या आपने कभी भी नींबू, टमाटर या ऑरेंज या कोई और फूड आइटम बाहर रखने के बाद उसको खराब होते हुए देखा है, सड़ते हुए देखा है? इफ यस, यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। अगर आपने देखा है तो आप देख सकते हैं कि एक पाउडर जैसा एक सब्सटेंस, जैसे कॉटन जैसा एक सब्सटेंस उसके ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है, जैसे आप फिगर 2.9 में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस या कॉटन जैसा एक सब्सटेंस दिख रहा है, जो कि एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ये माइक्रोब से इन्फेक्टेड हुए हैं, इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन ये जो माइक्रोब्स हैं ये आए कहाँ से? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड? ये फूड के कांटेक्ट में कैसे आए, इसको उसने कैसे खराब कर दिया? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बी इट इन वाटर, सॉइल, एयर और इवन इन सम फूड आइटम्स। ये इसलिए हुआ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो पानी में हो, मिट्टी में हो, हवा में हो, यहाँ तक कि फूड आइटम्स में भी, कुछ फूड आइटम्स में भी ये सब पाए जाते हैं। You can use a foldscope or a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots, or any other parts of to see them. चाहे तो आप फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप ले सकते हैं ताकि आप प्लांट्स की लीव्स में या स्टेम्स में या रूट्स में ये सब देख सकते हैं। बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास? जो आप इसमें देख सकते हैं, ये जो एक गर्ल है वो पूछ रही है क्वेश्चंस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अचार और मुरब्बस को इन्फेक्ट यानी कि खराब क्यों नहीं कर सकते? तो जो इसका आंसर है वो ये है, दिस इज बिकॉज यू एड मेनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं या कोई भी मीठी चीज बनाते हैं तो उसमें स्पाइसेस या सॉल्ट डालते हैं अचार में, और मीठी चीज में हम शुगर डालते हैं। तो सॉल्ट और शुगर जो होता है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जो कि खाने को जल्दी खराब नहीं करता। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। इसका जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट और शुगर का, जो कि खाने को खराब होने नहीं देते, उसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देते। तो यही रीजन है कि पिकल्स और मुरब्बास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट नहीं करते। Like plants and animals, microorganisms also show great diversity. जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में डाइवर्सिटी आपने देखी थी बहुत सारी, उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत अच्छे चीजें पढ़ने को आपको मिलेगा इसमें। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही एक्सट्रीम वेदर में पाए जाते हैं, जैसे कि सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड स्नो। बहुत गर्म वाले इलाके में या फिर बहुत ही ठंडे वाले इलाके में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। एज वेल एज एट इज मॉडरेट टेम्परेचर, कुछ स्नो कोल्ड जोन्स में या एक्सट्रीम वेदर में पाए जाते हैं, तो कुछ मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि ठीक ठाक वाले मौसम में भी ग्रो करते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडीज, स्पेशली इन आवर गट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और आपको पता ही है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे कि स्पेशली गट्स में। You have studied in the chapter Life Process in Animals in Curiosity. आपने Life Process in Animals जो chapters पढ़ा था क्लास 7th में, that our intestine has many bacteria that help in digestion. कि जो हमारा intestine है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन यानी खाने को पचाने के लिए मदद करती है। Like plants and animals, microorganisms vary in shape, size and structure. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इन टेबल्स 2.1 and 2.2 you would have observed microorganisms of different shapes, spherical, rod shape और irregular.
पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेबल 2.1 एंड 2.2, जहां पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट शेप्स देखे थे, कुछ स्फेरिकल देखा था, कुछ रॉड वाला शेप देखा था, कुछ इरेगुलर शेप्स वगैरह देखे थे। तो आप पिछले जो वीडियो में आप देख सकते हैं उसके बारे में, और उनको क्या क्या नेम दिया गया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ? किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे दैनिक जीवन में अपना रोल प्ले करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट? ये किस तरह से एनवायरमेंट को क्लीन करता है। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लीन करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी 2.7 है, लेट अस डू। तो फर्स्ट जो आप देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना है। टेक एन एम्प्टी कंटेनर, एक खाली कंटेनर लेना है, एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल, और उसको आधा जो है गार्डन सॉइल से भर देना है। आधा ग्लास जो है, एम्प्टी कंटेनर जो भी होगा आपके पास, उसको आपको गार्डन सॉइल से भरना है। एड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर, कुछ फ्रूट के या वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं उसको कंटेनर में डालना है। देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड, फिर उसके अंदर आपको थोड़ा सा और सॉइल डालकर थोड़ी देर के लिए अलग रख देना है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आइए देखते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है आफ्टर 2-3 वीक्स ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। 2-3 हफ्ते बाद आप जब अब देखेंगे तो आप उसमें कुछ चेंजेस नजर आएगा। एक कंटेनर बड़ा सा लेना आप, ताकि आप ये अच्छे से कर सके। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर? क्या आपने उस कंटेनर के अंदर कोई भी डिफरेंसेस देखे जो आपने की बनाया था 2-3 वीक्स पहले, और आफ्टर 2-3 वीक्स क्या चेंजेस आए वो आपको देखना है। You may find that peels of fruits and vegetables have turned into dark colored material. आप देखेंगे कि जो फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों के जो छिलके थे जो आपने डाले थे, वो 2-3 हफ्ते बाद उनका कलर जो है वो डार्क कलर हो गया। दिस इज मैन्योर, इसको हम मैन्योर कहते हैं, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये जो मैन्योर होता है, ये बहुत ही, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है जो कि सॉइल की उपजाऊता यानी कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर? लेकिन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील्स थे या छिलके थे, वो अचानक से मैन्योर में कैसे बदल गए। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, दिस इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मेकिंग मैन्योर। ये आप एक कंटेनर में जैसे बनाया गया है, इसमें जो मैन्योर बनाने का तरीका दिखा रखा है। In activity 2.6, you saw that soil contains various kind of microorganisms. जब आपने 2.6 एक्टिविटी की थी तो आपने देखा था कि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ these microorganisms, fungi and bacteria, act on the plant waste and slowly break down into simpler nutrient rich manure. आपने देखा था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया, ये प्लांट वेस्ट को धीरे धीरे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और फिर उसको बदल देते हैं न्यूट्रिएंट रिच यानी न्यूट्रिएंट से भरपूर मैन्योर यानी खाद्य में। You may have seen gardeners in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. आपने देखा होगा जो गार्डनर्स या जो माली होते हैं, वो जो आपके स्कूल में रहते हैं या फील्ड में काम करने वाले, जो आपके घर में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ये सब आपने देखा होगा कि वो ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं और उसको प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको एक पिट यानी कि एक गड्ढे में डालते जाते हैं, यानी कि पिट जैसे बनाते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस? इट इज टू मेक नेचुरल मैन्योर। अब आपको समझ में आ गया होगा ये ऐसा क्यों करते हैं। ये एक नेचुरल मैन्योर यानी खाद, नेचुरल खाद्य बनाते हैं। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, ancient Indian texts, particularly the Vedas, have references of the word krimi, which means different tiny entities, including drishya, visible, and adrishya, invisible. आपने जो पुराने बुक्स पढ़े होंगे, इंडियन टेक्स्ट पढ़े होंगे कि वेदास में लिखा रहता है, एक जो वर्ड होता है क्रीमी, क्रीमी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, चाहे वो दिख भी सकती हैं या अदृश्य यानी इनविजिबल भी होती हैं। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। यहाँ तक कि वैदिक टेक्स्ट ने इसके बेनिफिशियल यानी कि फायदे और जो उसके नुकसान है वो भी बताया है। अथर्ववेद ऑल्सो रिफर्स टू कृमि, अथर्ववेद में भी कृमि का जिक्र हुआ है।
If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surroundings. आपने देखा होगा, अगर आप अच्छे से क्लोजली केयरफुली देखेंगे, तो डिकेइंग प्लांट्स जो है, यानी कि प्लांट्स की पत्तियां जो है जो गिरती हैं नीचे या कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे कुछ टाइम, और जो गार्डन में पड़ी रहती हैं वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं. This is because microorganisms break down and turn them into simpler substance rich in nutrients. क्योंकि microorganisms जो होते हैं वो इनको और छोटे छोटे टुकड़े में बदलकर इसको nutrients में बदल देते हैं. These nutrients go back to the soil and help plants grow better. और ये जो nutrients हैं वो soil के अंदर वापस चले जाते हैं और plants को अच्छे से grow करने में मदद करती है. Microorganisms also decompose bodies of dead animals. Microorganisms जो है वो dead animals के जो बॉडी को है उसको भी डिकम्पोज कर देती है, यानी उसको भी बहुत डिसिपिएट डिकम्पोज छोटे छोटे टुकड़ों में खा के फिर उसको भी कंप्लीटली डिकम्पोज कर देती है. सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर. तो इस तरह से माइक्रोब्स जो होती हैं वो वेस्ट को रिसाइकल करती है, यानी कि उसको वापस न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देती है, मैन्योर में चेंज कर देती है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी है. Manure formation occurs at optimal temperature and appropriate moisture level. Manure का जो formation होता है उसके लिए भी अच्छा एक तरह का टेम्परेचर भी होना चाहिए और moisture level भी appropriate यानी सही तरीका से होना चाहिए. Isn't it interesting? क्या ये interesting नहीं है? By now, you must have understood that bacteria and some fungi types of microorganisms that play an important role in our lives. अब आपको समझ में आ चुका है कि जो बैक्टीरिया और फंगाई जो होता है एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग. और गेस कीजिए कि जो बैक्टीरिया होता है ये इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि एनिमल वेस्ट यानी कि जो डंग होता है, कंडे जो होते हैं, उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं. फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down waste. Activity 2.7 से हमने जाना कि जो microorganisms है ये सिर्फ plant को grow करने की मदद नहीं करती है बल्कि environment को clean करने में भी हमारी बहुत मदद करती है. Now think what would have happened if microorganisms did not exist on earth. अब आप सोचिए अगर ये microorganisms हमारे पृथ्वी पर नहीं होते तो क्या होता. A step further, microbes as a source of biogas. Microbes जो अब एक सोर्स है बायोगैस का, अब आप वो पढ़ेंगे. Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है उस जगह पे भी वो आसानी से रह सकते हैं. Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment or household wastewater. कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें इतनी अच्छी एबिलिटी होती है कि वो प्लांट वेस्ट जो होता है जैसे सूखी पत्तियां जो होती हैं या एनिमल वेस्ट होता है उन सबको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं. यहाँ तक कि जो घर का जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी वो क्लीन रखते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस मीथेन. जब ये प्रोसेस होता है तो ये बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अच्छी प्रोपोर्शन में मीथेन गैस भी रिलीज होती है. This gas has been used as a fuel source for cooking. और इस गैस को as a fuel हम यूज कर सकते हैं कुकिंग करने के लिए, हीटिंग करने के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड टू इवन रन व्हीकल्स, और यहाँ तक कि गाड़ी चलाने के लिए भी मदद में ले सकते हैं. बी अ साइंटिस्ट. अब हम साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. Dr. Ananda Mohan Chakrabarty, 1938 to 2020, was a scientist who studied bacteria. Dr. Anand Mohan Chakrabarty जो कि साइंटिस्ट है और उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया था. इन 1971 he developed a special bacterium that could break down oil spills helping to clean the environment. उन्होंने 1971 में ये डेवलप किया कि एक स्पेशल बैक्टीरियम है जो कि ऑयल यानी कि तेल को टुकड़े में कर उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करती है. His discovery received a patent in 1980. उनके डिस्कवरी को 1980 में पेटेंट मिला. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन. पेटेंट वो ऐसा कॉपीराइट होता है जो कि लोगों को दिया जाता है ताकि उनके काम को कोई कॉपी ना कर सके, उनके बिना परमिशन से उसको चीजों को सेल ना कर सकते, बेचा ना जा सके.
His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. उनके काम से ये पता चला कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसने एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे कि पोल्यूशन को खत्म करने में काफी मदद की. He is remembered for his contributions to science and for protecting the environment using microbes. उनके काम को हमेशा याद रखा गया और उनके साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमेशा याद रखा गया कि किस तरह से उन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रोब्स की मदद से एनवायरमेंट किस तरह से प्रोटेक्ट हो सकता है के बारे में बताया. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganisms? ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से सॉल्व हो सकती है, आज हम सीखेंगे. हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन? किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे किचन में मदद करता है उसके बारे में देखेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द किचन. तो अब हम देखते हैं किचन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है. तो एक्टिविटी है टेक टू बाउल्स ए एंड बी. दो तरह के बाउल्स यानी कटोरे लेनी है आपको, ए और बी नाम देना है उसको. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड एड अ पिंच ऑफ शुगर. दोनों में 200 ग्राम का जो फ्लावर या तो आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए और उसमें थोड़ा शुगर डालना है. नाउ इन बाउल ए एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट विथ द फ्लोर. अब एक बाउल में जो आपको उसमें ईस्ट पाउडर डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है. In bowl B, do not add any yeast. दूसरे वाले बाउल के अंदर कोई भी ईस्ट नहीं डालना, so that we can compare the results of the two bowls. ताकि हम लोग कंपेयर कर सके कि दोनों बाउल्स में क्या अंतर आया है. ईस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हम यूज करते हैं चीजों को खट्टा करने के लिए, जैसे कि ब्रेड्स बनाने के लिए या भटूरे बनाने के लिए वगैरह वगैरह. Knead the floor of the two bowls with warm water to make soft dough. दोनों को बाउल्स को हल्के गर्म पानी में आपको नीड करना है, यानी कि उसको आटे को अच्छे से लगाना है, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर को. कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन वार्म प्लेस. और उस डो को एक डैम्प क्लॉथ यानी नम या गीले कपड़े से आपको अच्छे से कवर करना है और उसको गर्म जगह रखना है, वार्म प्लेस में. ऑब्जर्व बोथ द बाउल्स आफ्टर 4-5 आवर्स. और दोनों बाउल्स को 4 से 5 घंटे के बाद देखना है. डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? क्या आपने कोई उसके अंदर कोई उसके साइज में या स्मेल में या उसके टेक्सचर में कुछ चेंजेस देखे? इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो कुछ देर के लिए और रखना है. आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डो इन बाउल ए वेयर ईस्ट वाज एडेड हैज राइजन स्लाइटली. आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जो बाउल ए के अंदर आपने जो आटा था या मैदा था जो भी था जिसमें ईस्ट मिला हुआ था, तो वो जो है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड हैज अ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट ईस्ट. और जो बाउल ए के अंदर ईस्ट ऐड किया गया था वो फ्लफी और राइजन होने की वजह से उसमें एक स्मेल भी आया, जो कि बाउल बी जिसके अंदर ईस्ट नहीं डाला था उसके कंपैरेटिवली उसके वो फ्लफी और स्मेल आएगा. व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट? आखिर ईस्ट का क्या रोल है? Why did we add sugar and warm water to the floor? हमने उस फ्लोर यानी आटे के अंदर चीनी और गर्म पानी, हल्का गर्म गुनगुना पानी क्यों ऐड किया था? तो इसका आंसर है ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ईस्ट जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी. ये जो है फंगी ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है. ईस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन. ये वार्म यानी कि हल्के गर्म कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए हमने वार्म वाटर मिक्स किया था और उसको वार्म प्लेस पे रखा था. You may recall from chapter Life Processes and Animals in grade 7 that like other organisms, yeast also respires and breaks down food to release energy for their growth and carry out life process. जैसे कि आपने पिछले साल ग्रेड 7 में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ईस्ट भी रिस्पायर करता है और ब्रेक डाउन करता है खाने को और एनर्जी में उसको रिलीज करता है ताकि अच्छे से ग्रो कर सके, और उसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो भी बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ही चलती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. जब ईस्ट रेस्पिरेशन करता है और खाने को रिलीज करता है, एनर्जी में रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, which forms bubbles that makes the dough soft and fluffy. जिसके वजह से जो डॉ था, आटा माड़ा हुआ आटा जो था वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है.
Yeast also produces a small amount of alcohol during this process, which gives the dough a slightly different smell. Yeast जो है वो इस प्रोसेस के अंदर छोटी मात्रा में अल्कोहल भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से उस डॉ के अंदर या उस आटे के अंदर एक अलग तरह की स्मेल आती है. दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर. इसी वजह से इसका जो यूज होता है, ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड्स बनाने में, केक्स बनाने में और बाकी चीजों के लिए भी. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in the fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making batura. जैसे ईस्ट करता है वैसे ही कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि हमें दही के अंदर अच्छी मात्रा में मिलता है, वो भी मदद करता है बैटर को फर्मेंट करने के लिए, उसको भी खट्टा करने के लिए, ताकि इडली और डोसा बना सके. और जो बटूरा का जो आटा होता है उसको भी वो अच्छे से फर्मेंट कर देता है. नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस प्रिपेयर. Take two small glass bowls, label them A and B. दो छोटे glass bowls लेने हैं, उसको A and B नाम देना है. Pour lukewarm milk in bowl A and cold milk in bowl B. एक के अंदर एक हल्का गर्म दूध डालना है बाउल A के अंदर, और दूसरे वाले बाउल के अंदर कटोरे में आपको ठंडा दूध रखना है. Now add a small spoonful of curd to each bowl and mix well using a spoon. अब आपको क्या करना है, दही लेना है 1 चम्मच और दोनों में 1-1 चम्मच डाल देना है दोनों बाउल्स में. कवर बोथ बाउल्स, अब उसको कवर करना है. कीप बाउल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बाउल बी इन अ कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट. अब उन दोनों बाउल्स को, बाउल ए को थोड़ा हल्के गर्म जगह पे रखना है जहां वार्मथ मिलती रहे, और दूसरे वाले बाउल बी को आपको ठंडी जगह यानी कि फ्रिज में रखना है कुछ घंटे के लिए या पूरी रात के लिए. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बाउल्स. अब आपको उनके अंदर जो चेंजेस आए वो ऑब्जर्व करना है. राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4. आपने जो ऑब्जर्व किया उसको आपको यहाँ लिखना है, क्या प्रेडिक्ट हुआ. जैसे कि प्रेडिक्शन में क्या आ सकता है, चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क. दोनों जो मिल्क थे बाउल ए एंड बाउल बी, उनमें क्या चेंजेस आया वो आपको बताना है. चेंज इन द कलर ऑफ मिल्क बाउल ए एंड बी. बाउल ए और बी में आपने क्या चेंज नजर आया, क्या प्रेडिक्शन था और क्या ऑब्जर्वेशन था वो आपको बताना है. पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है वो भी आपको लिखना है. तो इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा. आप उसको अंदर से ही आप इसको टेबल को फिल कर सकते हैं बहुत इजीली. You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. आप देखेंगे कि जो बाउल A में आपने जो दूध लिया था वो कर्ड में, मिल्क जो था वो कर्ड में बदल गया कुछ घंटे बाद, और वो थोड़ा खट्टा भी हो गया. Whereas in bowl B, the milk has not curdled but it might be a little sour. लेकिन जो बाउल B के अंदर जो मिल्क था वो दही में बदला नहीं, लेकिन वो थोड़ा खट्टा तो जरूर हुआ. Do you know why this happens? क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? The curd contains several types of bacteria. क्योंकि जो दही है उसमें बहुत तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं. One of them is lactobacillus. और जो दही में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है lactobacillus. This bacterium feeds on the sugar in the milk, lactose, multiplies and ferments the milk to form curd. जो ये lactobacillus बैक्टीरिया होता है वो मिल्क यानी मिल्क के अंदर जो शुगर है लैक्टोज को मल्टीप्लाई करता है, फर्मेंट करता है और उस मिल्क को दही यानी कर्ड में बदल देता है. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. क्योंकि जो ईस्ट होता है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, विच मेक्स कर्ड सॉर, जिससे जो कर्ड यानी दही है वो खट्टी हो जाती है. These bacteria grow well in warm conditions. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हल्के गर्म कंडीशंस में ग्रो करते हैं, अच्छे से बड़े होते, मल्टीप्लाई करते हैं. That is why curd is formed in bowl A but not in bowl B. इसलिए बाउल A में बैक्टीरिया की मदद से कर्ड बन गया और जबकि बाउल B में नहीं बना. We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, कुछ एल्गे और बाकी सब में. Some bacteria such as rhizobium form the swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12.
कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होते हैं, वो आपको रूट्स के एक नोड्यूल्स यानी कि एक स्वेलन पार्ट में पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स के, जो कि आप कुछ फिगर के अंदर देख सकते हैं। इस फिगर के अंदर जो रूट्स है उसके जो स्वेलन पार्ट्स है यानी कि मोटा वाला पार्ट जो है उसके अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये किन किन तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं? ये सर्टेन लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स, पीस, लेंटिल्स, इनके रूट्स में पाए जाते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं? These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants. ये जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन यानी हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करता है और उसको प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाता है। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इस वजह से इस तरह के प्लांट्स को बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया ही इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है। That is why farmers grow legumes in rotation with other crops. इसीलिए farmers जो है वो बाकी crops के साथ साथ इनको भी उगाते हैं पूरे साल भर में, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मिलता रहे और बाकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए हेल्पफुल हो। अमेजिंग माइक्रो एल्गे, टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। ये जो माइक्रो एल्गे है बहुत ही अमेजिंग है, जो पानी के अंदर एक छोटे से हेल्पर होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air, and even on trees. Microalgae एक इस तरह का माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में, सॉइल में, हवा में, ट्रीज में रहते हैं। They make their own food using sunlight. ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं जैसे कि सनलाइट की मदद से। While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the Earth's oxygen supply. जब ये सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और पृथ्वी की जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसमें आधे से ज्यादा ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है और काफी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स होते हैं। सम लाइक स्पिरुलिना, कॉलेरा एंड डायाटम्स आर आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन्स। कुछ जैसे कि स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायाटम्स जो होते हैं वो एक हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह काम आते हैं और मेडिसिन की तरह लोग यूज करते हैं। माइक्रोएल्गे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल। माइक्रोएल्गे जो होता है वो पानी को भी साफ रखता है और इसको हम एक बायोफ्यूल की तरह यूज करते हैं। However, pollution, climate change and habitat destructions are threatening microalgal diversity and abundance. लेकिन जो pollution है, climate change है, ये इनकी हैबिटेट को, इनकी जो जगह है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इस वजह से इनके लिए एक थ्रेटनिंग बन गई है। इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, एबिडेंस कम होता जा रहा है। It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on Earth. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये बचे रहे ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती रहे। Ever heard of Spirulina, a microalgae, is called a superfood because of its health benefits. Spirulina जिसको microalgae होता है वो एक superfood है क्योंकि ये health benefits देता है। Spirulina is also good source of vitamin B12. Spirulina जो है वो हमें विटामिन B12 देता है which is essential for our body, जो कि हमारे लिए जरूरत है बॉडी के लिए। It has lot of protein, more than 60% of its body weight. इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, इसके बॉडी वेट से भी 60% ज्यादा इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही है। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, और इसमें सिर्फ थोड़ी मात्रा में ही फैट और शुगर है। Nowadays, farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. आजकल स्पाइरुलिना जो है वो बहुत ही इजीली और अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि आसानी से ये बना सके। यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना इजीली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। आप आसानी से इसको उगा सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एक ग्लास टैंक को सेटअप करना है और डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा दूर रखना है इसको। कवर द टैंक विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। जो भी आप ग्लास टैंक लेंगे उसको या तो कवर करके रखिए शेड नेट से, या फिर उसको थोड़ी सी ऐसी जगह रखना जहां ज्यादा गर्मी ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर। उस टैंक को पॉन्ड वाटर से यानी कि तालाब के पानी से भर दीजिए। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड। पॉन्ड में जो स्पाइरुलिना था वो लिविंग, उनको कलेक्ट करके उसके अंदर डालने हैं। तो इस तरह से आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो 5th स्टेप है वो है स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक।
और फिर उसके बाद देखना है स्पाइरुलिना जो है वो हर हफ्ते में 2 बार जो है वो आपको चेक करना है, उसको स्प्रे करना है, हिलाना है। After 3 to 6 weeks, spirulina may be harvested from the tank by filtering it through the flying cloth. 3 से 6 हफ्ते के बाद जब आप उस टैंक को देखेंगे उसमें काफी मात्रा में स्पाइरुलिना होगा और उसको फिल्टर करना है आपको फाइन क्लोथ से, एक कपड़े की मदद से उसको फिल्टर करना है। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development. इस तरह से माइक्रो एल्गे को अगर आप कंजर्व करके रखेंगे, एक तो ये अच्छी मात्रा में गुड सोर्स है हेल्थ बेनिफिट के लिए भी और हमारे लाइवलीहुड के लिए भी अच्छा है, हम इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज सेल कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो इन छोटे छोटे सेल्स के ब्लॉक से बना होता है। A single cell contains various components that help organisms perform various functions. एक छोटा सा सेल जो है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स उसको वेरियस फंक्शंस क्रियाएं करती हैं जिसकी मदद से। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी है होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। Therefore, they are called multicellular, many-celled organisms. इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि उनमें बहुत मात्रा में सेल्स पाए जाते हैं। In multicellular organism, cells carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है उनका अलग अलग फंक्शंस होता है, हर एक फंक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को ताकि सर्वाइवल चांस बढ़ा रहे, यानी जिंदगी अच्छे से ग्रो करती रहे। Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell. These are called unicellular या single cell organisms. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ वो एक ही सेल से बने होते हैं, इसलिए हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। They carry out all the functions necessary for their survival in a single cell. ये एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस करते हैं जो कि उनकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मदद करते हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गे एंड फंगाई आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे एल्गे एंड फंगी वो बहुत एक या दो से एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस व्हाइल मोल्ड इज अ मल्टीसेलुलर फंगस। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है लेकिन मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर फंगस है, यानी कि एक से ज्यादा सेल से बना हुआ। Like animal and plant cells, the cells of microorganisms are also surrounded by cell membrane. जैसे एनिमल और प्लांट सेल्स के सेल जो है सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड यानी कि कवर्ड होते हैं। सेल्स ऑफ फंगी एडिशनली हैव अ सेल वॉल। फंगी के जो सेल में सेल वॉल होता है बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन प्लांट सेल्स की तरह उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसलिए वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस की मदद से जैसे खाना नहीं बना सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियर। बैक्टीरिया के अंदर एक अच्छा न्यूक्लियस भी नहीं है, ना ही अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन उसमें एक न्यूक्लियोइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विश फ्रॉम them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals. ये जो फीचर है ये इनको अलग करती है ईस्ट से, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स और एनिमल सेल से। ये आप फिगर देख सकते हैं, एक बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियोइड रीजन है। वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हियर। हमने कुछ ही सेल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखते हैं। द सेल हैज अदर कंपोनेंट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। बाकी और चीजें जो आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। For observing subcellular components, we need microscopes with high magnification. और हमें कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी जिससे जो कि हाई मैग्निफिकेशन में होगा, तभी हम उसको और अच्छी डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। An electron microscope magnifies the cell about 10 lakh times. एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक सेल को 10 लाख टाइम्स तक बड़ा करके दिखा सकता है। Where we can see more structures present in a cell, जो कि सेल के अंदर मौजूद है। By now, you must have understood that all living beings, including microorganisms, are made up of one or more cells. अब आप समझ चुके हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। Their cells differ in size, shape and structure.
इनके जो सेल्स है ये साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में सब अलग है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो हैव सम डिफरेंसेस। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिफरेंटली। अब इसके बारे में जब हमने डिफरेंस पढ़ा तो हमें पता चला कि ये कैसे वर्क करते हैं और इनका जो काम है, क्रियाएं हैं, वो कैसी हैं। In this chapter, we have learned about the beneficial microorganisms. इस चैप्टर में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमें बेनिफिट करता है, फायदे पहुंचाता है। However, there are some microbes that cause disease. कुछ माइक्रोब्स बीमारियां भी फैलाती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी कि लोगों में भी, हमारे अंदर भी। We will learn about some of the disease caused by microbes in the next chapter. अब हम अगले चैप्टर में इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वो पढ़ेंगे। तो ये था सेकंड चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।